द अम्ब्रेला अकेडमी की लास्ट एपिसोड में गाइस हमने बहुत सारी अमेजिंग चीजें देखी थी, जैसे कि लायला और नंबर 5 द कमीशन के अंदर पहुंचे थे और नंबर 5 को वहाँ खुद का फ्यूचर मरता हुआ दिखाई दे रहा था। साथ ही में कयामत को रोकने से रिलेटेड कुछ बात भी हुई थी और इसी के साथ में छोटे से स्टैन ने उसी के अंकल क्लाउस को जान से मार दिया, एक तीर को आर पार करके। और इसी के साथ में विक्टर को ये भी पता चल गया कि ये जितने भी भाई बहन है इन सब की माओ को मारने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि खुद हार्लिन है। और इसी सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले क्लाउस दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट बना हुआ था, लेकिन शर्ट उसका कलरफुल था। अभी भी वो असल के अंदर एक ऐसी दुनिया के अंदर चला गया था जो कि मरने के बाद और मुक्ति पाने से पहले वाला टाइम था। कह सकते हैं कि वो अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर था, जहाँ पे वो सारी चीजें सुन और समझ सकता है, साथ ही में कुछ आत्माओं से भी बात कर सकता है। उसके सामने एक लड़की आती है जिससे वो कहता है कि अरे शिट, मैं यहाँ पे फिर से कैसे उठ गया। इसका मतलब था कि क्लाउस पहले भी इस लड़की को देख चुका था। क्लाउस उससे और बात करता है और आगे जाने का रास्ता पूछता है। वो लड़की आगे की तरफ हाथ करती है, क्लाउस उठता है, खेतों में जाने लगता है और तभी एक ओशन के सामने उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। क्लाउस जैसे उसके अंदर एंट्री करता है तो उसे एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जो कि क्लाउस का पास्ट ही था। क्लाउस असल के अंदर इस कमरे के अंदर मरा हुआ था। तभी यहाँ पे सर हार्ग्रेव्स आते हैं, यानी कि क्लाउस के फादर, जो कि काउंट कर रहे थे कि जब क्लाउस मरा है और वापस से जब वो जी रहा है तो उसके बीच की टाइमिंग कितनी देर की है। इसका मतलब है कि क्लाउस इससे पहले भी मर रखा है और उसकी ये एक तरीके से प्रैक्टिस है, या फिर कह सकते हैं कि उसको इस तरीके की पावर मिली हुई है। हमें पता था कि क्लाउस भूतों से बात कर सकता था, लेकिन उसके अलावा क्लाउस मर के जिंदा हो सकता था। ये पावर हमें इस एपिसोड के अंदर पता चली है। जिसके बाद क्लाउस अपने टीम के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे वो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ में पार्टी कर रहा था और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो जिंदा हो गया। उसके बाद अभी थर्ड टाइम वो खुद ही को इसी कमरे के अंदर पाता है जहाँ पे स्टैन ने तीर चला के उसे जान से मार दिया, लेकिन अभी भी वो खुद के कॉन्शियस दिमाग के अंदर ही है और वो पूरी तरीके से मरा नहीं है, बल्कि वो वापस से जिंदा हो सकता है। यहाँ पे हम विक्टर को देखते हैं जो कि हार्लिन से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे तुम्हारी क्या वजह हो सकती है, उन औरतों ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, तुमने आखिर उन्हें नुकसान क्यों पहुंचाया। हार्लिन इन सब चीजों का जवाब नहीं देना चाहता था। इवन वो विक्टर को भी नुकसान पहुंचाना चाहता था कि मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारी भी नसीब फाड़ सकता हूँ, मैं तुम्हें भी जान से मार सकता हूँ। विक्टर कहता है आजमा के देख लो, और इन दोनों के बीच में बेमतलब क्या फाइट हो जाती है। बहुत ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल होता है और दोनों ही बहुत दूर जाके गिरते हैं। हार्लिन जिसकी बात बताना शुरू करता है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं था उन सारी लेडीज को मारने का। असल के अंदर वो विक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर था, क्योंकि विक्टर जब छोड़ के चला गया तो उसकी माँ हमेशा यानी कि सीसी कहती रही कि वो जरूर एक दिन लौट के आएगा, लेकिन 27 सालों तक वो लौट के आया ही नहीं। कहीं ना कहीं हार्लिन चाहता था कि वो विक्टर से मिल पाए, उससे कनेक्ट कर पाए, लेकिन वो उसे कनेक्ट नहीं कर पाया और गलती से वो उन सारी लेडीज से कनेक्ट कर पाया जिनके पेट के अंदर यही स्पेशल पावर वाले बच्चे थे। और जब तक वो विक्टर को हर्ट करना चाह रहा था तो इसके चक्कर में वो गुस्से में आके उन सारी लेडीज को अनइंटेंशनली हर्ट कर देता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा थी, ऊपर से वो खुद के ऊपर काबू भी नहीं कर पाया। इस चक्कर में उन सारी लेडीज की डेथ हो गई और इन सब चीजों का जिम्मेदार अब उसे ही माना जाता है। हालांकि उसके बाद हार्लिन वहाँ से गायब हो गया, बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि हार्लिन कहाँ पर है। जिसके बाद वो हमेशा छुपता रहा, भागता रहा और आज भी वो इधर उधर घूम ही रहा है। और जैसे ही विक्टर और उसके सारे भाई बहन इस टाइमलाइन के अंदर पहुंचे तो हार्लिन उन सब की फ्रीक्वेंसी को पता लगा के, उनकी पावर्स के बारे में पता लगा के यहाँ पे पहुंच गया है। ये सब कुछ उसकी गलती है। विक्टर उसे कहता है कि सारी गलती तुम्हारी नहीं है। जिसके बाद में सीन यहाँ एलिसन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि एकदम से चमक के उठ जाती है, लेकिन इस वक्त वो रे के साथ में उठती है। गाइस, सेकंड सीजन के अंदर की टाइमलाइन थी जिस वक्त एलिसन का पति रे था, वो उसे बिल्कुल शांत करता है और कहता है कि तुम्हारा गला बिल्कुल ठीक है, तुम मेरे साथ में हो, तुम किसी प्रॉब्लम के अंदर नहीं हो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एलिसन थोड़ी सी शांत होती है, लेकिन ये सब कुछ उसका सपना होता है। जिसके बाद अभी थर्ड सीजन का प्रेजेंट टाइम आ जाता है, जहाँ पे वो बिल्कुल अकेली उठती है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। बार बार में अपने वही पुराने ख्याल आते हैं कि कैसे उसका हस्बैंड उसके साथ में बहुत अच्छी तरीके से रहता था। जिसके बाद हम वापस से विक्टर और हार्लिन को देखते हैं। अब यहाँ पे जो विक्टर था वो वापस से इन सारी चीजों से दूर जाना चाहता था और इन चीजों का जिम्मेदार खुद को ही मानता है, जबकि विक्टर कहता है कि इन चीजों की गलती तुम्हारी नहीं थी, बल्कि मेरे अंदर का हिस्सा तुम्हारे अंदर है, इसी कारण तुम इतने परेशान हो रहे हो। हार्लिन अब चाहता था कि उसने जो इतनी बड़ी गलती करी है वो ये सारी चीजें बाकी सबको जाके बता दे, लेकिन सही टाइम पे विक्टर उसे रोक लेता और मना करता है कि नहीं, तुम ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुमने जो किया वो कर दिया, लेकिन अब इन चीजों को मैं हैंडल कर लूंगा। यहाँ पे विक्टर असल के अंदर हार्लिन की एक बहुत बड़ी गलती छुपाने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे नहीं भी करना चाहिए था, लेकिन अब वो हार्लिन से कनेक्ट था तो इसी के चक्कर में वो उसे डिनाई भी नहीं कर सकता था। जिसके बाद में सीन यहाँ बैन और फ्ली के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। फ्ली का कहना था कि जो जो इन लोगों की डिमांड थी वो सब कुछ अम्ब्रेला अकेडमी वालों ने पूरा किया, तो फिर आखिर अब ये लोग मिलके हार्लिन को क्यों मांग रहे हैं। जितना जल्दी हो सके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी चाहिए, ना कि हम लोगों को आपस के अंदर फाइट करनी चाहिए। अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो हम आखिर दुनिया को कब बचाएंगे। यानी कि इन लोगों के घर के अंदर जो बहुत बड़ा सा गूगल ब्लेड था उसके बारे में ये दोनों भी टेंशन में थे, लेकिन बैन यहाँ पे बस खुद को ऊंचा दिखाना चाहता था। इसी के कारण वो कहता है कि जब तक हार्लिन यहाँ पे नहीं आएगा हम उसे नहीं मारेंगे, हम हमारे भाई बहनों का बदला नहीं लेंगे, तब तक हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, फिर चाहे वो दुनिया बचाने का काम ही क्यों ना हो। जिसके बाद में हम यहाँ विक्टर को
देखते हैं जो कि इस होटल के अंदर एंट्री कर ही रहा था कि तभी उसे लूथर देख लेता है और उसके चेहरे के निशान भी देख लेता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें हार्लिन ने मारा? जिसके बाद यहाँ पे डिएगो आता है। डिएगो के भी गर्दन के ऊपर काफी ज्यादा चोट लग रखी थी और उसके बाद में एलिसन भी आती है। इन सबको देख के लूथर को यही लग रहा था कि इन सब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हार्लिन ने अटैक किया है, क्योंकि हार्लिन पहले ही अल्फांसो और जैमी को मार चुका था। इतनी ही देर के अंदर यहाँ पे एक टाइमलाइन ओपन होती है और यहाँ से लाइला और नंबर 5 जंप करते हैं, जो कि अभी अभी कमीशन से जाकर आए हैं और ऑलमोस्ट इनका जो बैग था वो भी टूट गया था। एलिसन इस बात से बड़ी गुस्सा हो रखी थी, लेकिन लाइला जैसे ही आती है तो वो डिएगो को जाके हक कर लेती है, क्योंकि अभी अभी लाइला को पता चला था कि एक बहुत बड़ी कयामत आने वाली है और जल्द ही पूरी टाइमलाइन खत्म होने वाली है। तो गुस्सा होने की बजाय वो डिएगो के साथ रहना ज्यादा पसंद करेगी। लूथर कहता है कि आखिर एलिसन को हुआ क्या है, जहाँ पे डिएगो कहता है कि अरे वो अपने बेस्ट फॉर्म के अंदर है। कल रात को जो वो थी वो सबसे बेस्ट थी, यानी कि वो कहीं ना कहीं अपने मन का जितना भी गुस्सा था वो लोगों को मार पीट के पूरा कर रही थी। अब नंबर 5 भी यहाँ पे आ गया है, जो कि अब सबको बताता है कि फैमिली मीटिंग का टाइम है, हम लोगों को एक साथ में इकट्ठा होना है, गूगल ब्लेड आ चुका है और जल्दी सारी कायनात खत्म होने वाली है। लेकिन तभी डिएगो को अपना बेटा स्टैन दिखाई देता है और वो वहाँ से चला जाता है। ऊपर से क्लाउस भी नहीं था यहाँ पे, जिसके बाद में सीन यहाँ डिएगो के ऊपर ही शिफ्ट हो जाता है, जो कि स्टैन को देख लेता है, जिसके हाथ में काफी सारे सफाई की चीजें रखी हुई थी, साथ ही में एक एसिड भी था। डिएगो को अपने बेटे स्टैन के हाथ पे खून भी दिखाई देता है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है कि स्टैन सच सच बताओ कि आखिर तुम करने क्या वाले हो। स्टैन पहले तो मना करता है कि नहीं वो तो बस सफाई कर रहा है, लेकिन बाद में पता चल ही जाता है, क्योंकि स्टैन अब अपने साथ में डिएगो को लेके सीधा क्लाउस तक पहुंच गया था। क्लाउस उसे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा करता है स्टैन के ऊपर कि उसने उसके भाई को मार डाला, यानी कि मस्ती एक हद तक होती है। ऊपर से स्टैन के हाथ में ऐसा एसिड था जिससे कि वो क्लाउस को जला के मार देता। इस चक्कर के अंदर तो डिएगो अपने बेटे स्टैन के ऊपर बहुत जोर से चिल्लाता है। स्टैन यहाँ पे रोने लगता है कि मुझे पता था कि अगर मैं आप लोगों को बता दूंगा तो आप लोग मुझे कभी माफ नहीं करोगे, मुझे जेल भेज दोगे, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, मैं चोरी करता, आखिर मैं क्या करता, इसलिए मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। तब डिएगो कहता है कि शांत हो जाओ, अब कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, मैं सारी चीजें हैंडल कर लूंगा, किसी को कुछ नहीं बताना, लेकिन तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। जिसके बाद सीन यहाँ क्लाउस के ऊपर ही शिफ्ट हो जाता है। अब क्लाउस अपने नींदों के अंदर ही था, या फिर कह सकते हैं कि वो अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर था, जहाँ पे वो अपनी माँ से जाके मिलता है और कहता है कि आखिर आप हमें छोड़ के क्यों चली गई, आप कहाँ गई हैं? जहाँ पे उसकी माँ बताती है कि ये जगह बहुत सही है, बहुत हैपनिंग है, यहाँ पे टीवी वगैरह सब कुछ चलता है, सारे नेटवर्क्स आते हैं, लेकिन वो हमेशा अपने बेटे क्लाउस को ही देखा करती है। तो क्लाउस कहता है कि आखिर आपको किसने मारा, मुझे कुछ तो बताइए, आप कहाँ चली गई? क्लाउस की माँ कहती है कि देखो तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी रहे हो, लेकिन एकदम से कोई नया रुख मत मोड़ो, हमें जिसने मारा वो एक अलग चीज है, अपनी जिंदगी को बदला लेने के अंदर मत बदलो, चीजें जो तुम्हारे सामने है उनको अच्छी तरीके से देखो। क्लाउस को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर उसकी मॉम उसे क्या कहना चाह रही है। बस क्लाउस की माँ ये कहना चाहती थी कि हमें जिसने मारा है उस कातिल के पीछे मत जाओ, तुम बस अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जियो। जिसके बाद में सीन यहाँ नंबर 5 के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे सारे भाई बहन ऑलमोस्ट आ चुके थे और नंबर 5 का पूछना था कि आखिर ये गूगल ब्लेड है क्या चीज, जहाँ पे नंबर 5 बताता है कि गूगल ब्लेड एक ऐसा कयामत है, एक ऐसा पैराडॉक्स है जो कि हर एक चीज को तबाह कर रहा है, पत्थर से लेके बड़े बड़े माउंटेन से और साथ ही में इंसानों को लेकर भी। साथ ही में लाइला भी बताती है कि जब तक वो अपने आप के अंदर ही सबको समा नहीं लेगा, जब तक सब कुछ खा नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं कर देगा, तब तक वो गूगल ब्लेड चलता ही रहेगा। लूथर गुस्से में आता है और पूछता है कि आखिर हमारे पास कितने दिन बचे हैं, हम आखिर कितने दिनों में मरने वाले हैं। नंबर 5 बताता है कि जिस हिसाब से ये वेव चल रही है और अपने अंदर चीजों को खा रही है, तकरीबन 4 से 5 दिन के अंदर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और अब इन लोगों को इससे पहले पहले ही सब कुछ करना पड़ेगा। एलिसन ने इस चीज को सुन के बुरी तरीके से डर गई थी, हिलने लग जाती है और साथ ही में यहाँ पे टाइम जंप के बारे में भी कहा जाता है कि क्यों ना नंबर 5 टाइम जंप लगा के सारी चीजें ठीक कर ले। तो नंबर 5 कहता है लास्ट टाइम भी मैंने टाइम जंप लगाया था, लेकिन हम फिर से एक लूप के अंदर फंस गए थे, इस बार मैंने लगाया और फिर से कोई गड़बड़ हो गई तो हम क्या करेंगे। कहीं ना कहीं घूम फिर के बात उस आदमी के ऊपर आ जाती है जिसने इन सब की माओ को मारा था, लेकिन अभी तक यही किसी को नहीं पता था कि इन सब लोगों की माओ को मारा किसने था, क्योंकि अगर उसे मार दिया जाएगा तो ये पैराडॉक्स खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे विक्टर नहीं बताता कि इन सब का कारण हार्लिन है। जिसके बाद में सीन यहाँ स्टैन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि डिएगो के साथ में क्लाउस की बॉडी को लपेट के कहीं ले जा रहा था। अब यहाँ पे क्लाउस की ऐसी बॉडी को देखकर इस होटल का जो रिसेप्शनिस्ट था वो देखने लग जाता है, पूछता है कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो। डिएगो मजाक करता है और कहता है कि हम बस गेम खेल रहे हैं। वैसे भी होटल बहुत ज्यादा अजीब था, तो इसी के कारण वो आदमी भी यहाँ से चला जाता है बिना पूछे कि डिएगो के हाथ में कोई बॉडी है या फिर ये लोग किसी को मारने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं। जिसके बाद में डिएगो स्टैन के साथ में क्लाउस की बॉडी को एक लिफ्ट के अंदर ले जाता है और बस सोच ही रहा था कि आखिर ये लोग मिलकर इस बॉडी का करेंगे क्या। तभी गलती से इनके ऊपर एक जोरदार झटका लगता है और क्लाउस सीधा आके डिएगो के ऊपर गिरता है। तभी एकदम से क्लाउस को बहुत जोरदार से सांस आती है और एक बार फिर से क्लाउस जिंदा हो चुका था, यानी कि क्लाउस जो मरा था बस वो एक टाइम ड्यूरेशन के लिए मरा था और वो फिर से जिंदा हो गया था। क्लाउस की हालत काफी ज्यादा खराब थी। डिएगो बहुत ज्यादा खुश था कि यार तुमने तो बहुत बुरी तरीके से डरा दिया, और क्लाउस स्टैन की तरफ देख रहा है कि तुमने बेटा अच्छा नहीं किया था मेरे साथ में, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन अपने आप ही क्लाउस का वो घाव भरने लगा था। अब क्लाउस और डिएगो भी उसी फैमिली मीटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। पूछते हैं सब क्लाउस से कि आखिर तुम्हें हुआ क्या था, जहाँ पे क्लाउस बताता है कि बस ज्यादा कुछ नहीं, मैंने एक तीर अपने आर पार खा लिया था, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद में डिएगो कहता है कि क्या मैंने कुछ मिस किया, और लाइला बताती है कि हाँ पूरी दुनिया बर्बाद होने वाली है और सब कुछ खत्म होने वाला है। जिसके बाद में सीन यहाँ बैन और फ्ली के ऊपर शिफ्ट हो जाता
जाता है, जो कि ग्रेस को अपने साथ में नीचे वाले पैराडॉक्स के पास में ले आते हैं। असल के अंदर वो देखना चाहते थे कि इस आग के गोले के अंदर आखिर है क्या। अगर ये देख पाए तो शायद पता लगा पाए कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। वो ग्रेस की आंख को निकाल के उस आग के गोले यानी गूगल प्लेट के अंदर डाल देता है और इस चक्कर में एक बहुत बड़ी वेव वापस से निकलती है। और जब ये वेव वापस से अपनी तरफ चीजों को समा रही थी तो कई सारे लोगों को, बिल्डिंग को एक साथ में तोड़ देती है और आदमियों को गायब कर देती है। सारे लोग समझ गए थे कि गूगल प्लेट एक बार फिर से चली और इसके अंदर से निकली हुई वेव एक बार फिर से कई सारे लोगों को अपने साथ ले गई। एलिसन इन चीजों को देख के हमेशा की जैसे डरी रही थी कि आखिर अब उसके साथ में क्या होने वाला है, ये इन चीजों से कैसे निपटेंगे। यहाँ दूसरी तरफ वैन और फ्ली ग्रेस से पूछते हैं कि आखिर उसके अंदर क्या है, तुम क्या देख सकती हो। और ये रोबोट हमेशा की जैसे पागल बातें करने लगती है कि भगवान हमसे गुस्सा हो गए हैं, वो बहुत ज्यादा नाराज है, वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ बर्बाद करके रहेंगे, वो सब कुछ गायब करते जा रहे हैं और हम भी नहीं बचेंगे। अब यहाँ पे सारी फैमिली मीटिंग के अंदर फिर से एक बार इसी गूगल प्लेट के बारे में बात करने लगते हैं, इस आग के गोले के बारे में। और क्लाउस कहता है कि अरे वो आग का गोला, हाँ उसे तो मैंने भी देखा था। नंबर 5 कहता है कि क्या तुमने उस आग के गोले को देखा और तुम ये बात पहले नहीं बोल सकते थे। तो क्लाउस कहता है कि एक मिनट, मैंने ये बात डिएगो को बताई थी। तो डिएगो कहता है तुम हमेशा फालतू की बातें करते रहते हो, मुझे क्या पता था कि तुम इतनी सीरियस बात कर रहे हो। जहाँ पे नंबर 5 कहता है छोड़ो क्लाउस, तुम बताओ आखिर उस आग के गोले को, गूगल प्लेट को तुमने देखा कहाँ पे। जहाँ पे बताता है कि मैं डैड से मिलने के लिए गया था, तब मैंने उसे देखा था, वो हमारे बेसमेंट के अंदर है। जहाँ पे नंबर 5 कहता है अच्छा, इसका मतलब जहाँ पे हम लोगों ने एंट्री करी थी ये गूगल प्लेट वहीं पे आया है और वहीं से शुरुआत हुई है उसकी। अब इन लोगों का कहना था कि अगर ये लोग स्पैरो एकेडमी के साथ में मिल जाएं तो जरूर ये लोग दुनिया बचाने के अंदर कुछ न कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले उन्हें हार्लिन को इन्हें लौटाना पड़ेगा। इस बात से विक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी लूथर उसे रोक लेता है और बार बार में कहता है कि आखिर तुम उसे बचाना क्यों चाहते हो, उसके पीछे तुम्हारा रीजन क्या है। देखते देखते नंबर 5 और बाकी सारे भाई बहन भी यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि उसे पूछते हैं कि सही बात बताओ, आखिर हुआ क्या है, तुम उसे क्यों छुपा रहे हो। जहाँ पे विक्टर कहता है कि वो मेरे चक्कर में ऐसा हुआ है, कुछ दिन पहले यानी कि 4 दिन पहले तक वो एक 10 साल का बच्चा था, आज देखो उसे टाइमलाइन ही तो बदली है। इस चक्कर के अंदर हम सब उसे कल्प्रिट मान रहे हैं, जो कुछ भी किया है उसकी गलती नहीं है, इन सब के पीछे मेरी गलती है। हम आखिर स्पैरो एकेडमी को हार्लिन को क्यों देंगे। लेकिन यहाँ पे लूथर, नंबर 5, डिएगो सब लोग मिलके एक साथ विक्टर के ऊपर चढ़ जाते हैं, ये बात कह के कि हार्लिन का इनसे कोई लेना देना नहीं है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, आने वाले टाइम में वो सबको नुकसान पहुंचा सकता है। इवन विक्टर के चेहरे पे देखो, विक्टर के चेहरे पे भी उसी का निशान बना हुआ है। अगर स्पैरो एकेडमी चाहती है कि हम हार्लिन को उन्हें लौटा दे तो ठीक ही है, इसमें हम सब लोगों को फायदा ही है। स्पैरो एकेडमी हम लोगों के साथ में मिल जाएगी, ऊपर से इतना खतरनाक आदमी वो भी हम लोगों से दूर हो जाएगा, तो क्यों ना हमें उसे लौटा देना चाहिए। लेकिन विक्टर ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा और हार्लिन को बिल्कुल नहीं लौटाएगा। लेकिन इस बार तो क्लाउस और लाइला, जो कि ज्यादा नहीं बोलते लेकिन फिर भी बोलते हैं कि ये लोग जो भी कह रहे हैं वो सब सही कह रहे हैं और शायद विक्टर को बात मान जानी चाहिए और हार्लिन को स्पैरो एकेडमी को दे देना चाहिए। विक्टर कहता है वो लोग मार देंगे उसे, लेकिन नंबर 5 का कहना था कि अगर उस एक आदमी के मरने से बाकी सारे लोगों की जान बचती है तो उस एक आदमी का मरना ज्यादा जरूरी है। विक्टर का कहना था नंबर 5 को कि तुमने कहा था कि किसी भी इंसान की जान की कीमत इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी फिजूल के अंदर पैदा नहीं हुआ है, तो आखिर तुम उसे क्यों मरने देना चाहते हो। जहाँ पे लूथर तो सबसे ज्यादा अग्रेसिव था इस बात को लेकर कि हार्लिन को तो लौटा ही देना चाहिए, बल्कि वो मर भी जाए तो भी क्या ही फर्क पड़ेगा। लूथर खुद उसे लेके जाने वाला था, लेकिन तब विक्टर उसे रोक लेता और कहता है कि रुक जाओ, मुझे उसे बात करने दो, वो मुझ पे ट्रस्ट करता है। जिसके बाद में विक्टर अब ऊपर चला जाता है और हार्लिन से जाके बात करता है कि आखिर वो क्या चीज सुन रहा है। हार्लिन बताता है कि वो अपने घर के आसपास की जगहों को सुन रहा है, जो कि बहुत ज्यादा पीसफुल है, जो कि सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ एक तरफ तो विक्टर हार्लिन को कहने आया था कि शायद अब उसे स्पैरो एकेडमी जाना पड़ेगा, लेकिन तभी यहाँ पे सही टाइम पे हार्लिन बोल जाता है कि अब ये सारी चीजें मिलकर ठीक कर लेंगे, अब चीजें पहले की जैसे नहीं गड़बड़ होगी। और इस बात को सुन के विक्टर भी 1 मिनट के लिए रुक जाता है और कहता है कि अच्छा, हम सारी चीजें ठीक कर देंगे, तो चलो फिर ठीक है, हम ठीक ही करेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। यानी कि विक्टर हार्लिन को स्पैरो एकेडमी को नहीं देने वाला था। जिसके बाद में सीन यहाँ डिएगो और लाइला के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि स्टैन के साथ में इसी कमरे के अंदर आए थे और स्टैन यहाँ पे इस एरो को निकालने की कोशिश कर रहा था। तब डिएगो भी उसकी मदद करता है और इस चक्कर में वहीं का दरवाजा ओपन हो जाता है। अब स्टैन को यहाँ से भेज दिया जाता है कि जाओ जाके काम करो, और डिएगो उसके साथ में मस्ती कर रहा था। कहीं ना कहीं लाइला इन दोनों का बॉन्ड देख के बहुत ज्यादा खुश थी और स्टैन के जाने के बाद में डिएगो को इवन कॉम्प्लीमेंट भी देती है कि तुम सच में एक बहुत अच्छे डैड बन के दिखा रहे हो, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। इन दोनों के बीच में पहले काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी बहुत ज्यादा करते थे। और अब जब लाइला को पता था कि वैसे सब कुछ खत्म होने वाला है, तो आखिर डिएगो के साथ में क्यों न रहे, और ये दोनों एक दूसरे को वापस ही बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं। जिसके बाद में सीन एलिसन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि अपने गम के अंदर बैठी हुई थी। लूथर आके उससे मिलता है, उसे कंसोल करने की कोशिश करता है कि आखिर उसके साथ में क्या चल रहा है। जहाँ पे एलिसन बताती है कि हर बार अलग अलग टाइमलाइन के अंदर वो न जाने कितने लोगों से मिलती है और उन लोगों से दिल भी लगा लेती है। पहले उसकी बेटी थी, उसके बाद में उसका एक पति था रे, और उन सबको उसे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ा। फिर से टाइमलाइन बदली और इन लोगों के सामने कयामत आ गई। न जाने कितनी बार ये लोग उस कयामत से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। वो बुरी तरीके से टूट चुकी है, अब आखिर वो आगे की चीजों से नहीं लड़ सकती है। लूथर एलिसन की सारी बातें सुनता है, इवन आगे जाके उसे गले तक भी लगाता है, लेकिन गले लगाने के चक्कर में वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और एकदम से लूथर उसे पीछे उठ जाता है। एलिसन कहती है कि 1 मिनट, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वहाँ पे लूथर कहता है कि मैं बस स्लोन से मिलने के लिए ही जा रहा था। ये बात सुन के तो एलिसन भड़क जाती है कि आखिर तुमने एक
बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। लेकिन इस बार लूथर खुद उसके ऊपर गुस्सा करता है कि जब तुम्हें मेरी जरूरत होती है तब तुम मेरा इस्तेमाल करती हो, इसके अलावा क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा भी है? अगर आज की डेट में तुम्हें तुम्हारी बेटी या फिर तुम्हारा पति ग्रे मिल जाए तो क्या तुम मुझे अपनाओगे? तुम मुझे उस वक्त छोड़ दोगी जब तुम्हें मेरी जरूरत होती तभी तुम मुझे अपने पास बुलाती हो। इस बार पहली बार मुझे कोई लड़की मिली है जो कि मुझे प्यार करती है। इस बातों को सुन के तो एलिसन भड़क जाती है और कहती है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें वहाँ जाने तक भी ना दूं। और वो लूथर के ऊपर वही मैजिक करती है कि मैंने अफवाह सुनी है कि तुम नहीं जाओगे, और बेचारे लूथर को रुकना पड़ता है। वो एलिसन को ऐसे करने से मना भी करता है और फिर एलिसन वापस से उसके ऊपर जादू करती है और कहती है कि मैंने अफवाह सुनी है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जिसके बाद तो लूथर सीधा भागता हुआ आता है और उसे बहुत फोर्सफुली किस करने लगता है। इस बात से खुद एलिसन को लगता है कि ये चीज उसने बहुत ज्यादा गलत कर दी है और उसे लूथर के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो वहाँ से चली जाती है। जब वो रोती हुई जा रही थी तभी वो देखती है कि विक्टर यहाँ पे हार्लन को कहीं से लेके जा रहा था। एलिसन पूछती भी है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तो विक्टर बताता है कि सारे लोग मिलके इसे स्पैरो एकेडमी को दे देंगे, इसने कुछ भी गलत नहीं किया है, जो भी हुआ है सब मेरी गलती से हुआ है और मैं इसे एक सेफ प्लेस पे लेके जा रहा हूँ। जहाँ पे एलिसन कहती है कि सुनो, तुम घर वालों को जाके हैंडल करो, मैं इसे एक सेफ प्लेस पे ले जाऊंगी, मेरे ऊपर विश्वास करो। जहाँ पे विक्टर कहता है कि ठीक है, थैंक यू, एटलीस्ट तुमने तो मुझे समझा। और उसके बाद में एलिसन हार्लन को लेके अपने साथ चली जाती है और विक्टर को तो खैर डर लग ही रहा था। अब जब वो लौट के आता है तो सब लोग उसे पूछते हैं कि हार्लन कहाँ है, तो विक्टर बताता है कि वो चला गया, वो मेरे कहने से नहीं रुका। जहाँ पे सब कहते हैं विक्टर को कि तुमने उसे भेजा, तुमने उसे रोका तक भी नहीं, बल्कि तुमने उसे जाने में मदद करी। सब परेशान हो गए थे कि अब उसकी गलती से एक बार फिर से कयामत आएगी और ये लोग मिलकर उस कयामत को इवन रोक तक भी नहीं पाएंगे। सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यहाँ पे बैठे थे तो सिर्फ और सिर्फ नंबर 5 और क्लाउस, जहाँ पे नंबर 5 बताने लगता है कि कैसे वो खुद के फ्यूचर से मिलके आया, उसे खुद कमीशन से इतनी नफरत थी, लेकिन उन सारी चीजों को बनाने वाला वो खुद ही था। वो एक ऐसी मौत देखकर आया जिसे वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। क्लाउस कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। नंबर 5 कहता है कि मैंने खुद की मौत देखी जहाँ पे मैं बिल्कुल अकेला पड़ा था, मेरे आसपास कोई भी नहीं था, इतनी बुरी मौत थी मेरी, मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ उन सारी चीजों से। न जाने मैंने कितनी बार टाइमलाइन को बेवकूफ बनाया है, लेकिन इस बार लगता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। जिसके बाद में नंबर 5 अपने जैकेट के अंदर से अपने ही फ्यूचर बॉडी की स्किन से निकाला हुआ टैटू दिखाता है और क्लाउस उसे देख के पहचान जाता है कि अरे वाह, ये तुम्हारी स्किन है और देखो इसके ऊपर क्या बना हुआ है, आई ऑफ एग्नेस, गॉड ऑफ एग्नेस का उसके ऊपर टैटू बना हुआ था। नंबर 5 कहता है कि एक मिनट, तुम्हें कैसे पता? जहाँ पे क्लाउस कहता है कि पिछली 2 टाइमलाइन पहले मैं इसी के साथ में जुड़ा हुआ था, ये एक दवाइयों की कंपनी है, साथ ही में एक टैटू ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कई सारे लोग रहते हैं। ये बातें सुन के तो ऑलमोस्ट नंबर 5 को इस जगह का पता चल गया था। जिसके बाद में हमें अलग अलग सीन दिखाए जाते हैं, जैसे कि स्लोन से मिलने के लिए लूथर पहुंच गया था, इसी के साथ में डिएगो और लाइला एक साथ हो गए थे, वो कमरा जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस था उसका दरवाजा खुला हुआ था, क्लाउस जिसके आर पार एक तीर निकल गया था उसके घाव अपने आप ही भरने लगे थे। नंबर 5 उस रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच गया था जिसका सिंबल उसे खुद की फ्यूचर बॉडी के ऊपर मिला था। वो एक क्लब के अंदर जाता है जहाँ पे सारे लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि बस वो एक बच्चा जैसा दिखाई दे रहा था। वो एक टैटू क्लब था। उस क्लब के अंदर जाने के बाद उसे कोई दिखता है जिसे नंबर 5 कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन जैसे ही वो पलटता है तो नंबर 5 के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो जो उसके सामने बैठा था वो और कोई नहीं बल्कि पोगो था। गाइस, सीजन 1 के अंदर हमने देखा था कि पोगो सर हार्ग्रीव्स का असिस्टेंट हुआ करता था और सेकंड सीजन में भी हमें पोगो की थोड़ी बहुत झलकियां दिखाई गई थी, लेकिन अब थर्ड सीजन के अंदर उसका बिल्कुल अलग ही रूप दिखाया जा रहा है। तो पोगो की आखिर क्या हिस्ट्री हो सकती है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में बताया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।